सैन फ्रांसिस्को के एक पेपर ने यह लिखा कि राहुल गांधी पाकिस्तान को बिलोंग करता है या इंडिया को। इस भारत ने सिर्फ एक दौर देखा है जब सिख भाइयों ने अपनी पगड़ी उतारी थी। इस भारत ने सिर्फ एक दौर देखा है जब सिख भाइयों ने अपनी दाढ़ी और अपने बाल कटाए थे और अपना कड़ा उतारा था। और अगर लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी जो विदेश में जाके बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट है, मान लेता हूं इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उसका काउंटर कैसे कर रहे हो, कि चाइना पर ये क्या बोला। और उसका काउंटर करने के लिए मैं आपके पास एक छोटा सा डेटा लेके आया हूं। ये कह रहा है कि बात पॉलिटिक्स की नहीं है, सुपरफिशियल है वो बात, तो बात और गहरी है। आइए सुनते हैं इसकी गहरी बात। तो साथियों, राहुल गांधी की यूएस विजिट बहुत चर्चा में है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद जो ये यूएसए गए हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यूएसए में बैठकर भारत के भविष्य के विजन के बारे में बात करने की, उसका क्या विजन है उसके बारे में बात करने की। कुल मिला के जो यूरोप और अमेरिका के टूर में जब ये जाता है और जो ये बात बोलता है, लगभग आप देखिए वो ही इसने दोहराई है। डेमोक्रेसी खतरे में है, इंस्टीट्यूशन खतरे में हैं, डिक्टेटरशिप शुरू हो गई है, चाइना की तारीफ वगैरह वगैरह। तो इन सारी बिंदुओं को मैं वेट कर रहा था कि लगभग ये यात्रा समापन पर पहुंचे तो अलग अलग जो बातें इसने बोली हैं उस पर जो बातें मुझे गंभीर लगी, जैसे वो इंडी और इंडिया अलायंस में जो उसका एम्बैरेसमेंट हुआ है उसकी चर्चा ना करते हुए, ऐलान उमर से जाके जो ये मिला है उसकी भी चर्चा ना करते हुए, क्योंकि ये काम बहुत पहले कर चुका है। कुछ इसने जो नई बातें 3 मैं पकड़ के लाया हूं, एक रिजर्वेशन के मामले में, एक सिख समुदाय के बारे में और एक चाइना के एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो आज सिर्फ इन्हीं तीनों बातों पर मैं अपना बहुत छोटा सा विश्लेषण दूंगा। और एक चीज और वायरल हो रही है कि अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के एक पेपर ने यह लिखा कि राहुल गांधी पाकिस्तान को बिलोंग करता है या इंडिया को। मुझे ये बहुत लोगों ने भेजा, लेकिन जब मैंने इस पर अपनी रिसर्च करी, फैक्ट फाइंडिंग करी, तो ये जो है ये मॉफ्ड है, ये सही खबर नहीं है, फेक है। तो मेरा काम आप लोगों को फेक बात भी पहुंचाने का है, भले वो राहुल गांधी के बारे में हो या किसी के बारे में हो, और सत्य बात भी मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को पहुंचाने की। तो 3 बिंदुओं पे, छोटे छोटे बिंदुओं पे एक छोटा सा एनालिसिस इसकी यात्रा पर। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो इसकी 3 बोली बातों को हम आज छोटा सा विश्लेषण करेंगे। एक करेंगे चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको लेकर, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितना बढ़ रही है ये इसको नहीं पता है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम वर्ल्ड के नंबर 2 हो गए ये इसको नहीं पता है, 97% मोबाइल जो हिंदुस्तान में इस्तेमाल अगर 100 मोबाइल हो रहा है तो 97 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है। आर्म्स में हम क्या कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में इसको नहीं पता है, सेमीकंडक्टर्स में हम कितना लगे हुए हैं, हब बनना चाह रहे हैं इसको नहीं पता है। अपनी 65 साल के जो इनके कर्म हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए पहले सुनते हैं कि एक रिपोर्ट की तरह कि चाइना पर ये क्या बोला और उसका काउंटर करने के लिए मैं आपके पास एक छोटा सा डेटा लेके आया हूं। India has an employment problem, but there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. The West, America, Europe, India have given up on the idea of production and they've handed it to China. जी हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में, पहली बात तो इन्होंने ये मान ली कि पूरी दुनिया में एम्प्लॉयमेंट की या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और भारत में भी है। और दूसरी बात राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं कि इसका कारण ये है कि अमेरिका ने या यूरोप ने मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी सारी चाइना को हैंडओवर कर दी, और भारत अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा तो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की, वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो जहां तक भारत के मैन्युफैक्चरिंग की बात है, ये मैं आपको बता चुका हूं, हर अवेयर हिंदुस्तानी को इसके बारे में पता है कि भारत कितना कम से कम प्रयास कर रहा है, सार्थक प्रयास कर रहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में एक एट पावर चाइना, वियतनाम, ताइवान यानी या कोरिया, उसकी तरह उस लेवल पर हम पहुंचे। अब चाइना के संबंध में एक रिपोर्ट देख लीजिए, बिल्कुल लेटेस्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बंदा बिना होमवर्क के चला जाता है और सामने बैठे आदमी भी होमवर्क नहीं किए होता है।
चाइना की बहुत छोटी सी लेटेस्ट रिपोर्ट। As tens of millions of Chinese youths leave school, jobs are few and far between. तो अब ये रिपोर्टर बता रही है कि जिस तरह करोड़ों लोग युवा ग्रेजुएशन करके चाइना से पास आउट कर रहे हैं, नौकरियां बहुत ही लिमिटेड नजर आ रही हैं।晚上职位就那么多，你学校好，那我学校比你更好。 More than 1 in 5 are now officially unemployed, dashing their hopes for More than 1 out of 5 are officially unemployed, यानी चाइना ने मान लिया है कि अगर हमारे 5 ग्रेजुएट पास आउट कर रहे हैं या अलग अलग फील्ड में पास आउट कर रहे हैं, वो भले मेडिकल में ग्रेजुएशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग में कर रहे हो, साइंस में कर रहे हो, किसी चीज में कर रहे हो, 1 out of 5, मोर देन 1 out of 5 अब चाइना में अनएम्प्लॉयड है, यानी मोर देन 20%। as 11.6 million students, the highest number on record, finish tertiary education this year. The government 11.6 मिलियन ग्रेजुएट्स 2023 की आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, 24 की मुझे ढूंढने से नहीं मिली। 11.6 मिलियन ग्रेजुएट्स जो पास आउट होके निकले हैं, लगभग 1.25 करोड़, उसका डेटा सुन लीजिए। decided to halt the release of youth unemployment data. Before the announcement, urban youth unemployment hit a record-breaking 21.3% in June. अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अर्बन यानी चाइना के शहरों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट मोर देन 21% पहुंच रहा है। और ये इस आदमी का होमवर्क है अमेरिका जाने से पहले, कि इसको पहले से पता होगा या मुझसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा या मैं पूछवाऊंगा या टूल किट पूछेगी, तो जब मैं चाइना पर जवाब दूंगा तो लेटेस्ट में चाइना का एम्प्लॉयमेंट रेट उठाकर तो देख लूं। चाइना इकोनॉमी फाइनली स्लम में चली गई है, रिवाइवल के लिए लड़ रही है। और इस जाहिल, इस मूर्ख से कोई ये पूछे कि अगर तू चाइना का एग्जाम्पल दे ही रहा है और मान रहा है कि जहां पे डेमोक्रेसीज हैं वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, और चाइना को तू एक परफेक्ट एग्जाम्पल मान रहा है, तो क्या चाइना की तरह की गवर्नेंस भी तू भारत में मांगता है? चाइना का तरह का एडमिनिस्ट्रेशन भी तू भारत में चाहता है? क्या तू चाहता है कि चाइना की तरह भी एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए पार्लियामेंट से कि जब तक मोदी जी जीवित रहेंगे या आने वाले 10 साल तक हिंदुस्तान में कोई चुनाव नहीं होगा, एक पार्टी का शासन रहेगा और नरेंद्र मोदी 10 साल चाहे देश की एकता, अखंडता, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो चाहे कर सकता है, और जो बोलेगा उसको लाठी लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा। पूरी बात बोलना, पूरा पैकेज बोला जाता है। अगर तू चाइना के मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है तो वहां की तानाशाही, वहां की जो लाठी चलती है, वहां पर एम्प्लॉयर्स के पास कितने राइट्स हैं, वहां पे ट्रेड यूनियंस के पास कितने राइट्स हैं, उनकी वहां क्या बकैती, क्या दादागिरी चलती है, या सीसीटीवी कैमरा के अंदर लाठी मार के वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाती है कि दाएं और बाएं देखना भी अलाउड नहीं होता। फोन यूज करना तो बहुत की बात है। जी हाँ, दाएं और बाएं देखना, जब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में बैठे हैं या असेंबली लाइन में बैठे हैं, तो इसको सिर्फ बकवास करनी आती है, भारत का अपमान कराना आता है, विदेश की धरती पर बैठ के अपमान कराना आता है। ये एक मौका था इसको अपना विजन बताने का। अब बात करेंगे जो इसने भारत में की हालत विदेश में जाकर, जो इसने यहाँ पर सिख भाइयों की हालत जाकर विदेश में बताने की और लोगों को समझाने की कोशिश की है। इसकी ये बात विदेश में जाकर जो बोली गई है, आप सोचिए कि ये भारत की अपील को, गुहार को, भारत की फॉरेन पॉलिसी को, जो यूरोप को लेके या ऑस्ट्रेलिया को लेके या विशेषकर कनाडा को लेके या यूके को लेके जो भारत खालिस्तान मूवमेंट को लेकर उनकी सरकारों पर अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी के चलते दबाव बनाता है, आप सोचिए कि इसकी इस बोली बात से वो दबाव कितना कमज़ोर पड़ा होगा, भारत की ये बात कितनी कमजोर पड़ी होगी। और एंटी नेशनल ताकतें यही बोल रही हैं कि जो राहुल गांधी ने बोला है ये पर्याप्त है हमारे खालिस्तान मूवमेंट को मजबूती देने के लिए या जस्टिफाई करने के लिए। आप लोग तो सुन चुके होंगे क्या बोला है, आइए एक बार फिर से सुनते हैं। Fight is not about politics. That is superficial. ये कह रहा है कि बात पॉलिटिक्स की नहीं है,
सुपरफिशियल है वो बात और गहरी है। आइए सुनते हैं इसकी गहरी बात, इसकी महामूर्खता। What is your name? Brother, here with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. ये अब इंग्लिश में बोल रहा है, मैं कुछ भाइयों के लिए अनुवाद कर दूं कि एक बंदे का नाम पूछता है कि वो बलविंदर सिंह अपना नाम बताता है तो ये कहता है ये बात पॉलिटिक्स की नहीं है। बात यह है कि बलविंदर सिंह हिंदुस्तान में पगड़ी पहन सकता है। बात यह है कि बलविंदर सिंह हिंदुस्तान में कड़ा पहन सकता है। बात यह है कि क्या बलविंदर सिंह हिंदुस्तान में गुरुद्वारे जा सकता है। अब जैसा मैंने पहले बताया कि देश विरोधी ताकतें और खालिस्तान की ताकतें और विदेशी सरकारों पर इसकी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए क्या असर पड़ेगा, और भारत जो खालिस्तान मूवमेंट को लेके जो बाहर चलता है उसको जब दबाने की या उसको चेक करने की उन सरकारों से बात करता है तो उन्होंने पलट कर अगर राहुल गांधी की ये बाइट या ये क्लिप हमारे एम्बेसडर को सुना दी तो हमारा एम्बेसडर इस बात की क्या जवाब देगा। और वो ये भी पूछ सकते हैं कि वो जो इस तरह की बातें बोल रहा है आप अपने देश में उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, आप अपने देश में उसके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं, आप अपने देश में उसके खिलाफ क्या काउंटर मार रहे हैं। इस भारत ने सिर्फ एक दौर देखा है जब सिख भाइयों ने अपनी पगड़ी उतारी थी। इस भारत ने सिर्फ एक दौर देखा है जब सिख भाइयों ने अपनी दाढ़ी और अपने बाल कटाए थे और अपना कड़ा उतारा था। और वो दौर इस भारत ने देखा है जब इसकी दादी की हत्या हुई थी और उसकी हत्या के बाद इसके पिताजी ने प्रधानमंत्री बनने की शपथ ली थी और कहा था जब बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती तो हिलेगी। इस देश ने, इस दुनिया ने सिर्फ एक दौर देखा है जब गोल्डन टेम्पल और अकाल तख्त पर फौज ने चढ़ाई करी है, और वो चढ़ाई करी है इंदिरा गांधी इसकी दादी के आदेश पर। रिजर्वेशन के लिए क्या बोला ये सुनिए, उसके बाद अपना समअप करूंगा। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. We will think of scrapping reservation when India is a fair place, but India is not a fair place. यानी हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, तब कर देंगे जब भारत एक नैतिकतावादी राष्ट्र बनेगा, आसान भाषा में, जहां न्याय और नैतिकता होगी। और भारत में ना न्याय है ना नैतिकता है। फेयर नेशन को एक आसान भाषा में हिंदी में तोड़कर मैं कुछ अपने साथियों के लिए बता रहा हूँ। यानी इसने ये बात बोली है। अब अपना जब राउंड ऑफ करूँगा तो चाइना का मैं जवाब दे चुका हूँ कि चाइना की लेटेस्ट रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं, और ये चाइना का एग्जाम्पल दे रहा है। और दूसरी बात, अगर चाइना का एग्जाम्पल दे रहा है तो क्या तू पूरा होलिस्टिक एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह से कामयाब है तो, और वो चाइना एज एन इकोनॉमी कामयाब है, तो तू क्या उनकी पॉपुलेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है? तू क्या उनकी आयरन हैंड पॉलिसी को सपोर्ट करता है? तू क्या उनकी पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करता है? तू क्या वन पार्टी रोल को सपोर्ट करता है, या तूने बीच में से एक ही चीज़ उठा ली? पहला मेरा काउंटर। दूसरा, सिख भाइयों का जितना अपमान ये बोलकर राहुल गांधी ने किया है, अगर सिख भाइयों में ज़रा सी भी गैरत है तो इसके घर या जब ये लौट के आए तो एयरपोर्ट, ज़्यादा नहीं बोलना, कम से कम 5 या 10 हज़ार सिख भाई खड़े होने चाहिए, अपनी पगड़ी दिखाकर, अपनी दाढ़ी दिखाकर और अपना कड़ा दिखाकर कि ये हम पहने हैं। और हमारा ये उतरवाने की बात अगर दिल्ली राजधानी में एक बार हुई थी तो तेरी दादी की मौत पर हुई थी और तेरे बाप के जब वो प्रधानमंत्री था तब हुई थी। और अगर ये नहीं है तो इसका जवाब इसी तरीके से देना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है। और अगर लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी जो विदेश में जाके बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट है, मान लेता हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उसका काउंटर कैसे कर रहे हो। ये दुनिया और देश उसका काउंटर देखना चाहती है। और जब 10,000 सिख भाई एयरपोर्ट पर इसका स्वागत करें या इसके घर के बाहर इसका स्वागत करें और कहें हम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक तुझे अपना कड़ा दिखाने के लिए और अपनी पगड़ी दिखाने के लिए आए हैं, वो बनेगा काउंटर। डिबेट्स में इसका काउंटर नहीं बनेगा, रील्स में इसका काउंटर नहीं बनेगा। और जो इसने रिजर्वेशन की बात बोली है,
विधान लोकसभा में जब ये बैठे तो इसे बैठने न दो, बार बार ये सवाल पूछते रहो, तो फाइनली आपने ये बोल दिया है कि इस देश से आप रिजर्वेशन खत्म करेंगे अगर ये देश, पूरी बात बोलो, एडिट ना करो, अगर ये देश नैतिकतावादी और न्यायवादी हो जाए। देखो ये क्या जवाब देता है। और दूसरा सवाल इससे पूछो कि 78 साल में लगभग 65 साल तुम्हारे परिवार, तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी आइडियोलॉजी ने या तुम्हारे 10 साल के लिए बनाए हुए प्रधानमंत्रियों ने राज किया है। तुम 65 साल में भारत को न्यायवादी और नैतिकतावादी देश कैसे नहीं बना पाए? तो तुम्हें तो रिजर्वेशन 2014 से पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, जब तुमको 65-68 साल का मौका मिला था इस देश को न्यायवादी और नैतिकतावादी बनाने के लिए। और तुम मोदी से उम्मीद करते हो कि वो 10वें और 11वें साल इस भारत को नैतिकतावादी और न्यायवादी बना दे। जितना भी देश ये अन्याय का केंद्र बना है और अनैतिकतावाद का केंद्र बना है, ये तुम्हारे ही 65 साल की मेहरबानी है। तो इंपॉर्टेंट साथियों ये नहीं है कि राहुल क्या बोला, इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी बोली बकवास पर तुम धरातल पर काउंटर क्या देते हो या काउंटर क्या दिलवाते हो। अगर तुम काउंटर नहीं देते हो या मजबूत काउंटर नहीं दिलवाते हो या तुम रिजर्वेशन को लेके ऐसे हालात नहीं पैदा करते हो कि जहां राहुल गांधी जा रहा है उससे यही पूछा जा रहा है और राहुल गांधी उसका जवाब नहीं दे पा रहा है, चिढ़ रहा है, परेशान हो रहा है, चाहे चाइना को लेके, चाहे सिख भाइयों को लेके, चाहे रिजर्वेशन को लेके, कि तुम इस देश को 65 साल में न्याय का मंदिर और नैतिकतावादी क्यों नहीं बना पाए। जब तक तुम इससे बार बार हर प्लेटफॉर्म पे ये सवाल नहीं पूछोगे, जब तक तुम लोकसभा में ये सवाल नहीं पूछोगे और उसकी रीलें नहीं आएंगी राहुल के रिस्पॉन्स की, राहुल के एम्बैरेसमेंट की, तब तक नैरेटिव सेट नहीं होगा। डिबेट में बीजेपी का आदमी कुछ बोला, रिजवान कुछ बोला, कांग्रेस ने कुछ बोला, इसका आदमी के दिमाग पर असर नहीं होता है इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन असर होता है कि जिसने बात मुंह से बोली है वही बात उसके मुंह में घुसेड़ दो, जिसको बोला जाता है फुट इन द माउथ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।